चलो शुरू करते हैं। क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 5। पिछली वीडियो में हम लोग लास्ट कहाँ तक देखे थे? रेडियस ऑफ अर्थ से हम लोग कंपेयर किए थे कि अगर हमको 1 फैराड अगर हमको कैपेसिटेंस वाला कोई कंडक्टर या कैपेसिटर चाहिए तो उसके लिए हमको कितना बड़ा स्फीयर चाहिए, उसके लिए सिंगल स्फीयर कितना बड़ा चाहिए। तो हम लोग क्या पता चला था कि अर्थ के रेडियस से 1500 टाइम्स बड़ा रेडियस का स्फीयर चाहिए, जो कि मतलब पॉसिबल नहीं है नॉर्मली कि वैसा उतना बड़ा कैपेसिटर हम लोग बनाए। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ेंगे। उससे पहले एक आध चीज तुम लोग नोट करोगे। एक टॉपिक है छोटा सा कि लिखता है द कैपेसिटेंस of an isolated capacitor is small। ये टॉपिक है बुक में। कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड कैपेसिटर इज स्मॉल। तो कैसे स्मॉल होता है वो अभी हम लोग समझेंगे। उससे पहले हम लोग एक टॉपिक देखते हैं, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। इसको नोट कर लो, बस इसको मिटा दूंगा मैं लिख के। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ तो क्या बोलता है? इसका डेफिनेशन है द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो डाई इलेक्ट्रिक अभी हम लोग को पढ़ना है आगे। डाई इलेक्ट्रिक डिटेल्स में अभी जस्ट इसी के आगे वाले लेक्चर में शायद हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी डाई इलेक्ट्रिक बस ये समझ लो, डाई इलेक्ट्रिक क्या है? जो कंडक्टर नहीं है वो डाई इलेक्ट्रिक है, मतलब इंसुलेटर टाइप समझ लो। द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड दैट अ डाई इलेक्ट्रिक मीडियम can withstand without breakdown तो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है? द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ लिमिट एक बता रहा है, किसका? डाई इलेक्ट्रिक मीडियम का लिमिट बता रहा है, जिस मीडियम क्या? द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड दैट अ डाई इलेक्ट्रिक मीडियम कैन विथस्टैंड विदाउट ब्रेकडाउन। मतलब डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है? मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का लिमिट है किसी डाई इलेक्ट्रिक मीडियम के लिए। जैसे यहाँ पे हवा है, तो हवा क्या है? बैड इंसुलेटर है, ठीक है। सॉरी, बैड इंसुलेटर बोल रहा हूँ, बैड कंडक्टर है हवा, है ना। इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है हवा। तो हवा क्या है? डाई इलेक्ट्रिक है। तो ये हवा कितना झेल सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड? मैक्सिमम मतलब कितना लिमिट है हवा का कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड झेल सके बिना ब्रेकडाउन हुए, विथस्टैंड विदाउट ब्रेकडाउन। इसको क्या बोलते हैं? डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। सिंपल सा इसको लिख लो, द मैक्स डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या था? मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड दैट अ डाई इलेक्ट्रिक मीडियम कैन विथस्टैंड विदाउट ब्रेकडाउन, बिना ब्रेकडाउन के। अब ब्रेकडाउन होगा तो क्या होगा वो भी हम लोग समझते हैं। एक चीज लिख लोगे, for air dielectric strength is about शायद 3 into 10 to power 6 वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। देखो ना, E is equals to minus dV by dr। अच्छा, यहीं पे एक चीज और बता देता हूं, ये कब था? जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं था। ये सही है, E is equals to minus dV by dr। हाँ ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहा हूँ, ये यूनिफॉर्म नहीं था बोल। अब अगर यूनिफॉर्म है, यहाँ से dV बराबर क्या हो जाता है? dV बराबर माइनस इंटीग्रेशन E dr, यही था ना, इंफिनिटी से r तक लाने पे। अगर यूनिफॉर्म रहे,
अगर यूनिफॉर्म रहे इलेक्ट्रिक फील्ड तब dv क्या बन जाएगा, v बन जाएगा, v बराबर e इंटू डी आर, जो छोटा सा डिस्टेंस है उसको कोई डिस्टेंस d लिख देते हैं। पोटेंशियल बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, पोटेंशियल बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। ये कब है, जब नॉन यूनिफॉर्म फील्ड रहता है। ये कब है, जब यूनिफॉर्म फील्ड रहता है। ये फॉर्मूला हम लोग नहीं लिखे थे, इस फॉर्मूले को नोट कर लोगे, पोटेंशियल। ठीक है, तो एयर के लिए जो हमारा एयर है वो भी क्या है, बैड कंडक्टर है, मतलब वो डाई इलेक्ट्रिक का काम करेगा, डाई इलेक्ट्रिक है वो। तो उसका जो लिमिट है ब्रेक डाउन का लिमिट, मतलब इतना वोल्ट पर मीटर से अगर ज्यादा होगा तो ब्रेक डाउन होने लगेगा। अब इस ब्रेक डाउन को हम लोग को समझना है। तो देखो, मान लेते हैं हमारा कोई कंडक्टर है, सिंगल कंडक्टर, आइसोलेटेड कंडक्टर है ये। ठीक, ये कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज्ड, चार्ज सरफेस पे रहता है। अब बगल में यहां क्या है, मीडियम एयर है। ठीक, अब एयर के पास भी तो मॉलिक्यूल्स हैं, एयर के पास भी एटम है। तो जहां एटम मॉलिक्यूल्स है एयर के पास, तो मतलब एयर के पास भी इलेक्ट्रॉन होगा। देखो, मतलब कोई इंसुलेटर भी है तो उसके पास भी तो ये मॉलिक्यूल रहता है, एटम रहता है, इलेक्ट्रॉन रहता है, वो अच्छे से बॉन्ड रहता है, फ्री चार्ज नहीं रहता है। समझ रहे हो? तो मान लो इसके पास एक मिनट, मान लो एयर जो है उसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ये एटम है, इसके एटम है, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, और यहां पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक, ऐसे ही इसका और भी सारा एटम होगा। ठीक है, तो इसके साथ ये क्या है, बहुत मजबूती से जुड़ा हुआ है। इसके साथ, अपने न्यूक्लियस के साथ, ये एयर का जो मॉलिक्यूल है अपने एटम में, इसका जो इलेक्ट्रॉन है काफी मजबूती से बंधा हुआ है, तभी तो ये कंडक्टर नहीं है। अब हम इस पे चार्ज बढ़ाएं, एक और चार्ज बढ़ाएं, एक और चार्ज बढ़ाएं, एक और चार्ज बढ़ाएं, एक और चार्ज, और चार्ज, और चार्ज। एक लिमिट ऐसा आएगा कि देखो, यहां पॉजिटिव चार्ज बढ़ने से क्या हो रहा है, इसका पोटेंशियल बढ़ रहा है, पोटेंशियल बढ़ रहा है, पोटेंशियल बढ़ रहा है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जा रहा है। अब जब यहाँ पॉजिटिव है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव इकट्ठा करते 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 करते, जितना पॉजिटिव इकट्ठा चार्ज इकट्ठा करोगे उतना ज्यादा इसका पोटेंशियल बढ़ेगा। अब पोटेंशियल बढ़ रहा है तो क्या होगा, एक लिमिट ऐसा आएगा कि ये जो प्लस है इस माइनस को अपने तरफ खींच लेगा। ये जो प्लस है इस माइनस को अपने तरफ खींच लेगा, तो यहां से प्लस हटके माइनस हो जाएगा और यहां प्लस आ जाएगा। तो ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ये वाला प्लस क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ये माइनस आके इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। इसके बीच में मान लो एक एग्जांपल हम लोग समझने के लिए मान लेते हैं कि इसके बीच में 100 न्यूटन का फोर्स है। इसमें चार्ज बढ़ा है, 10 न्यूटन फोर्स आया, और बढ़ा है 20, 30, 40, 50, 60, 100 आया। 100 आया तो एकदम बराबर हो गया। अब जैसे 100 से बढ़ा के हम लोग 101 करेंगे, इसका फोर्स उसको खींचने का, ये देखो, ये न्यूक्लियस इसको कितना फोर्स से खींच के रखा, ये समझने के लिए हम लोग सारा डाटा लेना, मान लीजिए 100 न्यूटन से खींच के रखा है, समझने के लिए ये डाटा है, याद रखना, फील कराने के लिए 100 न्यूटन से। और ये इसको कितने से खींच रहा था, 10 से खींचा, 20 से खींचा, फिर 100 हुआ। जैसे ये 101 से खींचेगा, मतलब इस पे जैसे जैसे चार्ज बढ़ते जा रहा है, इसका पोटेंशियल भी बढ़ेगा। तो मतलब ये जो फोर्स से खींचेगा, ये पॉजिटिव है ना, तो निगेटिव को जिस फोर्स से खींचेगा वो भी तो बढ़ता जाएगा, फोर्स भी तो बढ़ता जाएगा। तो फोर्स जब बढ़ के जैसे 101 होगा, ये निगेटिव को ही अपने पास खींच लेगा। तो जैसे ये निगेटिव को अपने पास खींचा, ये न्यूट्रलाइज हो गया। तो वैसे ही करते करते जैसे इस लिमिट के पार जाएगा, जैसे पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड, इस लिमिट इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा। अगर हम पॉजिटिव चार्ज बढ़ाते जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस लिमिट के पार जाएगा, वैसे अब इसमें ब्रेक डाउन हो जाएगा। एयर का जो मॉलिक्यूल एटम है उसमें ब्रेक डाउन हो जाएगा, और वो क्या करेगा, इस एयर का जो माइनस है इसके साथ अच्छे से बॉन्ड में है, उसके बॉन्ड से ज्यादा फोर्स हो गया तो उसको तोड़ के खींच लेगा, अपने पास ले आएगा। अब ये प्लस माइनस को बुला लेगा तो क्या होगा, ये न्यूट्रलाइज हो गया ये प्लस। तो वैसे ही करते करते पलक झपकते एक हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा, बहुत सारा हो जाएगा। सेकेंडों में बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा। इससे तुम जितना अब इसमें भरोगे, चार्ज का लीकेज होगा। यहां से चार्ज न्यूट्रलाइज हो रहा है, मतलब चार्ज लीक हो रहा है। मतलब एक लिमिट के बाद, मान लीजिए 100 या 99 तक तो ठीक था, 99 फोर्स इसका था,
तो ठीक, अब 99 से जैसे ऊपर जाने लगेगा 101 होगा, तब क्या करेगा ये चार्ज यहां से लीक होने लगेगा। अब हम जितना भी चार्ज डालेंगे तो एयर के मॉलिक्यूल से वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, क्योंकि ये एयर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इतना है, इससे ज्यादा जब इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, चार्ज बढ़ा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, ठीक है। तो जैसे इससे ज्यादा होगा तो क्या होगा, वो न्यूट्रलाइज होता जाएगा। इसका एग्जांपल एक ये है कि मान लीजिए हमारे पास कुछ बोतल है, कोई बोतल है हमारे पास, ये कुछ भी बोतल है हमारे पास, इसमें हम लोग, या कुछ भी ग्लास है मान लो, इसमें हम लोग पानी भरे, पानी भरते 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 पूरा फुल हो गया। अब जितना पानी भरेंगे वो क्या होगा, लीक होने लगेगा, गिरने लगेगा। तो इसका लिमिट था, लिमिट से ज्यादा अगर इसका मतलब एक तरह से देखो, लिमिट से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड कर दो, मतलब लिमिट से ज्यादा अगर पोटेंशियल कर दो, पोटेंशियल पूरा इसका फुल हो गया, यहीं तक इसका औकात था, यहां तक। अब इसके आगे जो भी पानी हम इसमें डालेंगे वो लीक हो जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पे चार्ज का लीक हो रहा है, चार्ज का लीकेज हो रहा है। जितना चार्ज हम दिए, मान लीजिए कि उतना 100 न्यूटन फोर्स से ये आपस में खींच के रखा था, ये भी 100, तो बस अब ये निकलने के लिए तैयार है, इसका भी 100। अब इसके बाद इसमें जो भी चार्ज डालेंगे वो इसको खींच लेगा और न्यूट्रलाइज कर लेगा, खींच लेगा न्यूट्रलाइज कर लेगा। उसके बाद जितना भी चार्ज तुम डालोगे वो क्या होता जाएगा, न्यूट्रलाइज होता जाएगा। तो हम लोग ये बोलेंगे कि सिंगल कैपेसिटर पे, आइसोलेटेड कैपेसिटर पे हम लोग एक लिमिट तक चार्ज डाल सकते हैं। अगर उस लिमिट से ज्यादा चार्ज डाल दिए, अगर उस लिमिट से ज्यादा चार्ज डाल दिए तो चार्ज लीक होने लगेगा, चार्ज इसके साथ एयर के मॉलिक्यूल में एटम जो है उसके इलेक्ट्रॉन के साथ न्यूट्रलाइज होने लगेगा, समझ गए, चार्ज न्यूट्रलाइज होने लगेगा। तो इसीलिए बोले हैं कि कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड कैपेसिटर इज स्मॉल। कैपेसिटेंस क्या होता है, C इज टू Q बाई V। अब हम चार्ज तो बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, लेकिन साथ में क्या बढ़ रहा है, पोटेंशियल भी बढ़ रहा है। और एक लिमिट के बाद क्या होगा, पोटेंशियल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया इतना, तो उसके बाद जो भी पोटेंशियल बढ़ेगा, चार्ज बढ़ेगा, वो लीक होता जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या बोले कि इसका कैपेसिटर का कैपेसिटेंस स्मॉल होता है, सिंगल आइसोलेटेड कैपेसिटर का। उम्मीद करते हैं ये वाला तुम लोग समझ गए होंगे, एक दो बार रिपीट करके देख लेना, समझ आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या देखेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, या पहले कैपेसिटर ही रख लेते हैं। हाँ, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का प्रिंसिपल समझते हैं पहले। तो हम एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट लेते हैं, प्लेट समझ रहे हो ना, जैसे ये बोर्ड है, एक प्लेट है, ये देखो, ये एक प्लेट और ये दूसरा प्लेट, दोनों को ऐसा पैरेलली रखेंगे, ठीक है, ऐसा टाइप से हम प्लेट रखेंगे। तो एक प्लेट हम लोग लिए, इस पे कितना चार्ज हम लोग दिए हैं, पॉजिटिव चार्ज दिए। इसमें हम लोग जितना मन करेगा पॉजिटिव चार्ज हम लोग देते जाएंगे इसको, ठीक है। अब यहां इसके बगल में एक अनचार्ज प्लेट लाते हैं। अनचार्ज मतलब इसके पास जितना माइनस है उतना ही इसके पास प्लस है, ठीक है। अब होता क्या है कि इसका पोटेंशियल बढ़ रहा है, तो इसके पोटेंशियल को कौन कम करेगा, ये माइनस वाला कम करेगा, और प्लस वाला क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो चूंकि माइनस वाला इस प्लेट के ज्यादा, माइनस वाला इनर साइड में आएगा ना, क्यों माइनस वाला इनर साइड में रहेगा, क्योंकि ये प्लस है, माइनस को खींच लेगा, ये प्लस माइनस को खींच लेगा और प्लस को दूर भगाएगा। तो इनर फेस पे, प्लेट के इनर फेस पे इधर माइनस आ जाएगा पूरा, इस प्लेट के प्लस के कारण, और प्लस इधर चल जाएगा। तो ये प्लस क्या करेगा, इसका पोटेंशियल बढ़ाएगा, और ये माइनस क्या करेगा, ये माइनस इसका पोटेंशियल घटाएगा, ठीक है। तो चूंकि ये जो हमारा माइनस प्लेट है ये इसके ज्यादा पास है, तो इसका इफेक्ट ज्यादा होगा, मतलब ओवरऑल थोड़ा सा इसका पोटेंशियल ये कम करेगा। अब हमको पोटेंशियल थोड़ा सा कम नहीं करना, हमको ज्यादा से ज्यादा पोटेंशियल कम करने की कोशिश करना है। तो हम लोग ये दूसरा वाला जो प्लेट लेते हैं, इसको हम लोग अर्थिंग कर देते हैं, अर्थिंग कर दिए, जमीन से जोड़ दिए। अब क्या होगा कि ये जो पॉजिटिव प्लेट है, ये हमारा इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, भगा रहा था पॉजिटिव चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को पूरा जमीन में भेज देगा, अर्थिंग के थ्रू भेज दिया, तो यहां से ये हट गया, और इधर से और भी नेगेटिव को ये इलेक्ट्रॉन को इनवाइट कर लेगा, जिसके कारण इसके इस साइड में जो प्लस था अब वो भी किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, इस साइड पे आ जाएगा, इधर से हट जाएगा, समझ, क्योंकि अब तो ये अर्थिंग कर दी है, तो पॉजिटिव पूरा भागते जाएगा, अब इसको जितना नेगेटिव चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, अर्थिंग से आता जाएगा, आता जाएगा। तो जो प्लेट के इस साइड भी चार्ज था
पॉजिटिव चार्ज वो इधर आ जाएगा, इधर के माइनस के कारण, क्योंकि जितना इधर प्लस रहेगा उतना इधर माइनस रहेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक फील्ड बनेगा प्लस से माइनस ई बनेगा, इसके बीच का डिस्टेंस, दोनों के प्लेट के बीच का डिस्टेंस मान लो डी है। ठीक है, तो इसके बीच में पोटेंशियल बना, पोटेंशियल V होगा और V बराबर क्या होगा E इंटू डी। अभी थोड़ी देर पहले बताया था V इज इक्वल टू क्या होता था, इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से R E D, तो E डी R छोटा सा डिस्टेंस। अब यहाँ पे देखो क्या है कि फील्ड यहाँ पे यूनिफॉर्म है। ठीक है, फील्ड यहाँ पे यूनिफॉर्म है, तो हम लोग यूनिफॉर्म फील्ड के लिए पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन ये वाला हम लोग लेते हैं। तो ये हमारा प्रिंसिपल है, कॉन्सेप्ट है, कैसे काम करता है। अब प्लस चला गया, पूरा गायब हो गया प्लस, तो जब प्लस चला गया तो ओवरऑल इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। माइनस वाला इस प्लस वाले को पोटेंशियल कम करेगा। इसको बहुत ज्यादा इसमें घुसने की जरूरत नहीं, ऐसे ही थोड़ा सा था तो बता दिया। अब मान लो हम लोग इस पे क्यू चार्ज दिए हैं, तो इसमें इंड्यूस्ड चार्ज आ गया माइनस क्यू। ध्यान देना मेरे बात पे, इस पे हम लोग प्लस क्यू चार्ज दिए तो इसमें इंड्यूस्ड चार्ज माइनस क्यू। जो जो बता रहे हैं वो एकदम दिमाग में बैठाते जाओ। ठीक है, अब देखो, अब हो ये रहा है कि अब अगर तुमसे ये इंड्यूस चार्ज है, ये याद रखना, जितना हम चार्ज देंगे, मान लीजिए कि हम यहाँ पे 100 चार्ज दे दिए तो ये 100 इलेक्ट्रॉन ले आया, इधर से 200 दिए 200 ले आया, 1000 दिए 1000 ले आया। समझ रहे हो, जितना दोगे उतना लाते जाएगा। अब कोई पूछे कि चार्ज ऑन कैपेसिटर, चार्ज ऑन कैपेसिटर पूछ दे कोई तुमसे, तो तुम लोग यहाँ प्लस क्यू है, यहाँ माइनस क्यू, जीरो बता दोगे? नहीं, जीरो नहीं बताओगे। कभी भी चार्ज ऑन कैपेसिटर पूछने का मतलब टोटल चार्ज नहीं होता है। एकदम अच्छे से ये सब बात दिमाग में डालते जाओ। कभी भी चार्ज ऑन कैपेसिटर पूछने का मतलब टोटल चार्ज नहीं होता है, उसका मतलब होता है जो चार्ज हम दिए हैं। तो कितना चार्ज दिए हैं, प्लस क्यू। या ऐसे भी इसको बोल सकते हैं, एक तरीके से ये समझो, हम क्यू चार्ज दिए थे तो क्यू माने, टोटल चार्ज नहीं करेंगे क्योंकि टोटल जीरो होगा। टोटल चार्ज कभी नहीं। चार्ज ऑन कैपेसिटर का मतलब जो चार्ज तुम दिए हो। ठीक, दूसरी बात, इस चार्ज को क्यों नहीं ले रहे, ये इंड्यूस्ड चार्ज है, ये वाला इंड्यूस्ड चार्ज है, याद रखना। एक तरीका ये हुआ समझने का। दूसरा तरीका ये हुआ समझने का कि याद रखना पड़ेगा दूसरा तरीका तुम लोग को, कि जब भी चार्ज ऑन कैपेसिटर पूछे तो हमको क्या बताना है, चार्ज ऑन आइदर प्लेट, दोनों में से किसी एक प्लेट में से चार्ज ऑन आइदर कंडक्टर। ये दो कंडक्टर रखे, प्लेट क्या कंडक्टर है, तो चार्ज ऑन कैपेसिटर पूछे तो क्या बोलेंगे, चार्ज ऑन आइदर कंडक्टर, माने दोनों में से किसी एक का चार्ज बताना है। इस पे भी क्यू, इस पे भी क्यू, इस पे प्लस में, इस पे माइनस में। ठीक है, इसको नोट कर लोगे लोग। अब हम लोग कैपेसिटर शुरू करते हैं। कैपेसिटर तुम लोग को बता दिया था पिछले लेक्चर में, अच्छा खासा टाइम लिया था वो। फैन में लगा रहता है कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर फैन में देखो सिलेंड्रिकल लगा रहता है कैपेसिटर। वैसे ही तुम्हारे घर कूलर होगा तो पीछे का वो निकाल के देखना, पानी जब भरते हो उसमें भी लगा होगा सिलेंड्रिकल, वो कैपेसिटर है। कैपेसिटर का काम क्या है फिर से बता देता हूं। जो भी हमारा फैन है या कुछ भी चीज है, मान लो ये जो बोर्ड है इसी को मेरे को धक्का देना है, या चेयर है या बेड है उसको धक्का देना है, तो जब हम बेड को एक बार धक्का देते हैं तो ज्यादा ताकत लगता है, लेकिन जब बेड स्लिप होना स्टार्ट हो जाता है, वही काइनेटिक और स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लिप होना स्टार्ट हो जाता है जमीन पे, तो उसके बाद कम फोर्स लगता है। वैसे ही हमारा जो फैन है या हमारा कूलर है, उसको स्टार्ट होने के लिए 25 एम्पियर या 50 एम्पियर चाहिए बस स्टार्ट होने के लिए। और एक बार जब वो स्टार्ट हो जाएगा तो वो 5 एम्पियर पे चल जाएगा। हमारे घर में 5 एम्पियर आता है, 25-50 एम्पियर नहीं आता। इतना करंट आएगा पूरा सब जल जाएगा, आग लग जाएगा सब में, समझ गए, सब जल जाएगा पूरा। तो 5 एम्पियर ही करंट हमारे घर में आता है। तो हम 25-50 कैसे बनाएंगे, तो हम लोग कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर करके रखते हैं। क्या करते हैं, कैपेसिटर में हम लोग एनर्जी स्टोर करके रखते हैं। अब एनर्जी हम स्टोर करके रखें, अब जैसे स्विच ऑन किए तो सेकंड के कुछ भाग में वो पूरा एनर्जी फैन को दे दिया, एकदम धड़ाक से, इतना 25-50 एम्पियर दे दिया, पूरा धक्का दे दिया उसको, तो वो क्या होगा, चलने लगेगा। अब एक बार जब जैसे वो घुमा दिया कैपेसिटर उसको, उसके बाद वो 5 एम्पियर पे आराम से स्मूथली चलने लगेगा।
हर बार फिर वो रिचार्ज हो जाता है खुद से, फिर स्विच ऑफ कीजिए, फिर ऑन कीजिए, फिर वो उसको स्टार्ट कर देता है, तो हर बार अपने आप रिचार्ज हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग कैपेसिटर का डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो कैपेसिटर इज एन arrangement, a capacitor is an arrangement of two conductors, देखे थे ना, दो कंडक्टर, arrangement of two conductors। ठीक, कैसे रखा था, separated by इंसुलेटिंग मीडियम, दोनों के बीच में कुछ इंसुलेटिंग मीडियम रहेगा, दैट इज यूज्ड टू स्टोर, क्या स्टोर करने के लिए, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक, क्या यूज है कैपेसिटर का, कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर, देखे थे अभी जो प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर में बात किए थे, दो कंडक्टर का अरेंजमेंट है, सेपरेटेड बाय कुछ डिस्टेंस पे हम सेपरेट किए थे दोनों को, डी डिस्टेंस पे, और उन दोनों डिस्टेंस के बीच में क्या रहता है, इंसुलेटिंग मीडियम रहता है, दैट इज यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी। वो क्या स्टोर करता है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी। याद रखना C इज इक्वल टू जो Q बाई V होता है, उसमें हम लोग का ज्यादा अच्छा कैपेसिटर कौन रहेगा, जो ज्यादा से ज्यादा चार्ज स्टोर करे कम पोटेंशियल इंक्रीज पे। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा चार्ज स्टोर करे कम पोटेंशियल इंक्रीज पे। पोटेंशियल देखो ना, अगर हम पोटेंशियल कम कर दें तो अपने आप कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। क्या चार्ज तो हमको बढ़ाना है, चार्ज हमको बढ़ाना है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि इसका पोटेंशियल ना बढ़े, क्योंकि पोटेंशियल बढ़ेगा तो अभी शुरू में डिस्कस किए थे, लोग देख लिए थे, एयर का जो हमारा एटम है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो आयोनाइज्ड हो जाता है। ठीक है, और फिर वो चार्ज को न्यूट्रलाइज करने लगता है, लीक होने लगता है। इसीलिए हम लोग को पोटेंशियल भी ज्यादा नहीं बढ़ाना है, पोटेंशियल बढ़ना भी दिक्कत है, पोटेंशियल कम बढ़ना चाहिए। ठीक है, ये लिख लिए कैपेसिटर का। अब कैपेसिटर क्या होता है, दो कंडक्टर हम लोग को चाहिए, मान लीजिए इस पे प्लस क्यू चार्ज है, इस पे माइनस क्यू चार्ज है, ऐसा दिखा था, प्लस 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 माइनस 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 माइनस, इसके पास V प्लस पोटेंशियल, इसके पास V माइनस पोटेंशियल, ये पॉजिटिव पोटेंशियल है, ये नेगेटिव पोटेंशियल है, समझ रहे हो ना। अब पोटेंशियल जब हम लोग निकालते हैं तो फोर्स और फील्ड में चार्ज का वैल्यू नेगेटिव नहीं लगाता था, लेकिन पोटेंशियल में रखाता है, जिसके कारण पोटेंशियल, अगर मान लीजिए इसका सपोज ऐसे ही मानने के लिए इसका 15 आ रहा है और इसका -10 आ रहा है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 15 माइनस 10 5। ठीक है, ये तुम लोग देख चुके हो। अब यहाँ पे भी हम लोग जानते हैं इनके बीच में कुछ भी मीडियम है, मीडियम का बात अभी हम लोग बाद में करेंगे डाई इलेक्ट्रिक में। तो Q जैसे जैसे तुम बढ़ाओगे पोटेंशियल बढ़ेगा, तो यहाँ से क्या मिल जाता है, Q बराबर CV, तो C बराबर क्या मिल जाता है, Q बाई V। ठीक, इसको मिटा लो, है ना, C बराबर क्या मिल गया, Q बाई V। ठीक है, Q को क्या बोलेंगे, चार्ज ऑन आइदर कंडक्टर अपॉन, ये क्या है, PD, माने पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू कंडक्टर्स। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, एक और डेफिनेशन जो बनेगा उसको क्या बोलेंगे, लिख लोगे, द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर मे बी डिफाइंड एज द चार्ज रिक्वायर्ड टू सप्लाई टू आइदर ऑफ कंडक्टर, चार्ज रिक्वायर्ड टू चार्ज ऑन आइदर ऑफ कंडक्टर, तो चार्ज रिक्वायर्ड to be supplied to either of the conductor
of capacitor so as to increase its potential difference between two conductors, so as to increase the potential difference between two conductors by unit amount. unit amount क्यों? क्योंकि चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, इसीलिए। अब हम लोग को सीधा अपने मुद्दे पे आते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आया जा सीधा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है? लिख लो, इट कंसिस्ट of two large plane parallel conducting plates, two large plane parallel conducting plates। अब इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट है, क्या? सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, ठीक। अब देखो हमको क्या चाहिए, दो प्लेन, जैसे बोर्ड दिख रहा है तुमको, एक मतलब बहुत बड़ा सा बोर्ड चाहिए, फिर उसके बगल में एक वैसा ही सेम प्लेन बहुत बड़ा सा ये चाहिए, क्या बोलते हैं, प्लेट चाहिए, ठीक है, जो कि दोनों क्या रहे, दोनों कंडक्टर जो प्लेट है वो पैरेलल रखा रहे, ठीक है। इसको मैं इस टाइप से बना रहा हूं, एक प्लेट ये हो गया और एक प्लेट ये हो गया, ठीक। और पिछले बार देखे थे हम लोग, जब इधर अर्थिंग लगा दिए थे ऐसा, तो सारा नेगेटिव इस साइड में, इधर के पॉजिटिव के कारण, और इधर के नेगेटिव के कारण सारा पॉजिटिव इस साइड में। तो चार्ज जो भी था वो किधर रहता था, अंदर साइड में ही रहता था, ठीक है, अंदर साइड में ही रहता था चार्ज। तो इधर एक पे पॉजिटिव रहेगा अंदर साइड में और एक पे नेगेटिव। याद रखना, जो भी हम निकालेंगे किसी एक चार्ज के कारण निकालेंगे। अब देखो, अब हमको कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है। क्या करना है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस किसी का भी हो, कैपेसिटेंस क्या होता है, C बराबर Q बाई V होता है। तो हम Q पता चल जाए और V पता चल जाए तो हम लोग निकाल लेंगे। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो अब देखो निकालते हैं हम लोग। तो इस पे सबसे पहले मान लीजिए चार्ज कितना है, प्लस Q है, इस पे चार्ज कितना है, माइनस Q है। हमको चार्ज ऑन आइदर प्लेट चाहिए, दोनों में से किसी एक प्लेट पे। इसका चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है प्लस वाले पे, और माइनस वाले पे चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा है। अब अंदर में देखो, इसके कारण फील्ड ऐसा, इस प्लेट के कारण फील्ड ऐसा, और इसके कारण माइनस के लिए तो अंदर की तरफ आता है ऐसा। तो फाइनल फील्ड हमको कैसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा, ई कुछ मिलेगा। वही हम लोग को देखना है ई कितना है। क्यों हम लोग ई निकाल रहे हैं? तो देखो, अगर हमको V निकालना है, अगर हम लोग क्या निकालना है, V निकालना है, तो V बराबर थोड़ा देर पहले तुम लोग को समझाया है, ED। किस केस में होता है V बराबर ED? जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। तो जब यहाँ पैरेलल प्लेट रहेगा तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ही रहेगा, और इन दोनों प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है ये है स्मॉल d, ठीक। फॉर्मूला क्या होता था, V बराबर माइनस ई डी आर होता था। ई का ई लिखें और ये डिस्टेंस डी आर का डी। ये कब करते थे हम लोग इंटीग्रेट, जब यूनिफॉर्म फील्ड नहीं रहता था, फील्ड वेरिएबल होता था। अब यहाँ पे इनके बीच में जो फील्ड है वो यूनिफॉर्म है। अब यहाँ एक चीज तुम लोग को नोट करना है, एक चीज नोट कर लोगे, उसके बाद आगे मैं तुम लोग को कराऊंगा। या पहले एक काम करते हैं, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद वो चीज तुम लोग को बताता हूँ। ये सब याद रखोगे, प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा, इस प्लेट का भी एरिया A, एरिया बराबर A, इसका भी एरिया
बराबर ए। अब देखो हम लोग यहाँ इधर अपर आउटर रीजन में फील्ड निकालेंगे और लोअर आउटर रीजन में फील्ड निकालेंगे और फील्ड बिटवीन प्लेट्स। तो क्या निकालना है, अपर आउटर रीजन, साइड में लिख लेते हैं लोअर आउटर रीजन। ये काम कोई नया नहीं है तुम लोग के लिए, फर्स्ट चैप्टर में कर चुके हो। इलेक्ट्रिक फील्ड दो पैरेलल प्लेट्स के कारण, ये तुम लोग कर चुके हो। तो अब देखो इसके बाहर में अगर हम देखेंगे तो इस पॉजिटिव वाले के कारण बाहर निकलता हुआ होगा E प्लस, और इस नेगेटिव वाले के कारण अंदर आता हुआ होगा E माइनस। तो टोटल E क्या हो जाएगा, E प्लस और प्लस E माइनस। ठीक है, दोनों का डायरेक्शन अलग है तो यहां पे क्या हो जाएगा, दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे ना। अच्छा ये रहने दो। अब देखो इसका पोटेंशियल क्या होता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और माइनस वाले का माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। माइनस क्यों लगाएं, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अलग है तो माइनस लगा दो, तो ये E 0 आ जाएगा। तो अपर आउटर रीजन में फील्ड क्या आ गया, यहां लिख लेते हैं E बराबर 0। वैसे ही लोअर आउटर रीजन में भी जाओ, E प्लस माइनस E माइनस। माइनस क्यों लगाएं, देखो प्लस के कारण ऐसा बाहर जाता हुआ E प्लस के कारण, और E माइनस के कारण ऐसा अंदर आता हुआ E माइनस। ठीक, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कहाँ से लिखें, फर्स्ट चैप्टर में ये हम लोग किए हैं। ये सब दोबारा मेरे को बताने के लिए मत बोलना, फर्स्ट चैप्टर का वीडियो जाके देखो अगर नहीं देखे हो तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये भी 0 हो जाएगा। तो दोनों आउटर रीजन में, अपर आउटर रीजन और लोअर आउटर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया, तो वहां पोटेंशियल का कोई रोल ही नहीं। तो अब इसको तुम लोग कर लिए हो, अब इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक, अब हम लोग क्या करना है, बिटवीन प्लेट्स, दोनों प्लेट के बीच में देखा जाए। ठीक है, तो दोनों प्लेट के बीच में क्या होगा, E बराबर फिर वही होगा E प्लस और प्लस E माइनस। अब यहां प्लस हम लोग क्यों लिखे हैं, तो देखो प्लस वाले के कारण जो डायरेक्शन है माइनस वाले के कारण भी वही डायरेक्शन, प्लस वाला दूर भागेगा माइनस वाला पास कीजिएगा, तो ओवरऑल दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। E की वैल्यू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये भी हम लोग कर चुके हैं यार, फर्स्ट चैप्टर में कर चुके हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में था तो प्लस। अब इसको ऐड करोगे तो 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये क्या हो गया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इन दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आई, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। यहां तक नोट कर लो लोग, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आ गया, E सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सिग्मा क्या है, चार्ज डेंसिटी है। अच्छा, अब इसको मिटा रहे हैं इसीलिए बोले हैं नोट कर लो। अब देखो एक चीज तुम लोग यहाँ पे नोट करोगे जो मैं बता रहा हूं कि फ्रिंजिंग ऑफ फील्ड, फ्रिंजिंग ऑफ फील्ड, फ्रिंजिंग ऑफ फील्ड एक चीज है, इसको नोट करोगे। समझा रहा हूं फ्रिंजिंग ऑफ फील्ड क्या होता है। तो देखो जैसे हमारा दो पैरेलल प्लेट है, तो यहां पूरे पे प्लस है, प्लस वाला प्लेट है, ये माइनस वाला प्लेट है। तो चलो बीच में तो ऐसा पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, प्लस से बाहर निकलता हुआ माइनस से अंदर, माइनस में अंदर जाता हुआ, तो ऐसा आएगा, पूरा ऐसा आएगा। लेकिन किनारे पे क्या होगा, किनारे में बेंड होने लगेगा, समझ रहे हो। अब वो ऐसा बेंड हो फिर ऐसा बेंड हो, तो किनारे में, प्लेट के किनारे में जहां पे प्लेट खत्म हो गया वहां पे यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, अब सीधा नहीं आएगा। पहले तो सीधा आ रहा था, माइनस खींच ले रहा था, अब ऐसा घूम घूम के आने लगेगा, ऐसा जाने लगेगा, प्लस चार्ज है ना, ऐसा ऐसा टाइप से आने लगेगा, समझ रहे हो ना, ऐसा घूम के, और ये माइनस के लिए अंदर आता है। तो मतलब यहाँ फील्ड लाइन जो एजेस पे है किनारे पे वो बेंड होने लगेगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का बेंड होना प्लेट के किनारे पे वो क्या कहलाता है, फ्रिंजिंग ऑफ फील्ड। फ्रिंजिंग ऑफ फील्ड, ध्यान से सुनो एकदम,
इलेक्ट्रिक फील्ड का जो किनारे पे बेंड होना होता है वो फ्रिंजिंग ऑफ फील्ड कहलाता है। अब इससे हमको ओवरकम करना है, तो हम क्या करेंगे, इस एरर को कैसे ठीक करेंगे, तो हम लोग करेंगे ये कि प्लेट बहुत बड़ा ले लेंगे, बहुत बड़ा प्लेट ले लेंगे, ठीक है, जिसका एरिया बहुत ज्यादा हो और उनके बीच का डिस्टेंस काफी कम रखेंगे। तो फ्रिंजिंग ऑफ फील्ड अभी भी होगा लेकिन वो नेग्लिजिबल रहेगा, समझ रहे हो, लगभग यूनिफॉर्म मान लेंगे। तो हम लोग इस चीज से, फ्रिंजिंग ऑफ फील्ड से फाइट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एरिया बहुत बड़ा लेते हैं। किससे, उसके डिस्टेंस के, बहुत बड़ा के लिए ऐसा एक दो बार लिख दो, डिस्टेंस के स्क्वायर से, इसके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर से बहुत बड़ा ले लेते हैं हम लोग एरिया को। बहुत बड़ा लेने से क्या होगा, जैसे मान लो एक प्लेट 5 किलोमीटर का है, दूसरा प्लेट भी 5 किलोमीटर का है, और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम लोग 1 ही सेंटीमीटर रखें, समझ रहे हो, 1 ही सेंटीमीटर उनके बीच में डिस्टेंस रखें, तो एरिया काफी बड़ा है। किसके कंपैरिजन में, डिस्टेंस के कंपैरिजन में, या डिस्टेंस, या एरिया है इसीलिए डिस्टेंस का स्क्वायर के साथ कंपैरिजन किए, डायरेक्ट डिस्टेंस से कंपैरिजन नहीं किए हैं। तो जब हम लोग इतना बड़ा प्लेट लेके उसके बीच में इतना थोड़ा सा गैप रखेंगे, तब ये जो फ्रिंजिंग इफेक्ट है, फ्रिंजिंग इफेक्ट ऑफ फील्ड या फ्रिंजिंग ऑफ फील्ड, वो क्या होगा, कम हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग को एक पॉइंट इसमें याद रखना है कि डिस्टेंस काफी कम रहना चाहिए, डिस्टेंस का स्क्वायर या डिस्टेंस एरिया के कंपैरिजन में, ठीक। अब हम लोग सीधा मुद्दे पे आते हैं। अब हम लोग को क्या निकालना था, कैपेसिटेंस निकालना था, Q बाई V, ठीक है। तो हमको Q पता है, Q बराबर क्या है, स्मॉल q चार्ज दिए हम लोग इसको, ठीक है। पोटेंशियल निकालना है V क्या है, देखो Q क्या है, चार्ज ऑन आइदर प्लेट, तो दोनों का नहीं, किसी एक का, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स बराबर क्या होगा, क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको तुम लोग लिख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू, देखो ये V बराबर लिखे थे ना, E इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू D। ये फॉर्मूला भी याद रखना पोटेंशियल का, ये कब यूज करेंगे, जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो, और यहां हम कंडीशन ऐसा लिए हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म रहेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इंटू D कर दो। अब E की वैल्यू तो तुम लोगों को पता है, थोड़ी देर पहले देखो E की वैल्यू निकाले हो, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, E आ गया ये। अच्छा, सिग्मा की अगर तुम लोग वैल्यू रखना चाहो तो सिग्मा की भी वैल्यू रख सकते हो तुम लोग, अगर रखना चाहो तो। चार्ज डेंसिटी सिग्मा बराबर क्या होता है, Q बाई ए, एरिया, ठीक है ना, इधर लिख रहे हैं तो दिख रहा है, एक मिनट, हाँ दिख रहा है, Q बाई ए। तो यहां से हम लोग चार्ज की वैल्यू अगर हम लोग निकालें तो चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा इंटू ए, ये याद रखना। अब वैल्यूज को हम लोग यहां पुट करने वाले हैं इसमें, C बराबर Q बाई V। Q कितना है, Q बोले तो सिग्मा इंटू ए, तो ये सिग्मा इंटू ए अपॉन V की वैल्यू कितना है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ये सिग्मा कैंसल, एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, तो C बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ठीक है। क्या आ गया, C बराबर एप्सिलॉन नॉट ए एरिया है और ये D क्या है, D है। तो हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि कैपेसिटेंस चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है, देखो ना कहाँ चार्ज पे डिपेंड, फॉर्मूले में चार्ज है ही नहीं, किस पे डिपेंड कर रहा है, साइज और शेप पे डिपेंड कर रहा है। क्या लिखा है, एरिया लिखा है और उनके बीच का डिस्टेंस लिखा है, और एप्सिलॉन नॉट मतलब परमिटिविटी पे डिपेंड कर रहा है, उनके बीच के मीडियम का क्या परमिटिविटी, क्या नेचर है उसका, उसके आसपास में कोई कंडक्टर है कि नहीं है, ठीक है। ये हो गया, तो तुम लोग लिख दोगे किस पे डिपेंड करता है, फैक्टर जिस पे कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड करता है, तो एरिया ऑफ प्लेट्स पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ प्लेट। फिर क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट, ठीक। फिर उसके बाद परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अगर हम लोग इन सब चीज को जो बोल रहे हैं लिखेंगे, तो हम लोग यहां लिखेंगे फैक्टर्स ऑन विच कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड्स। तो पहला फैक्टर हम लोग क्या लिखेंगे कि कैपेसिटेंस एरिया पे डिपेंड कर रहा है। कैसे डिपेंड कर रहा है,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। लिखोगे तुम लोग कि कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ प्लेट्स। कैसे डिपेंड कर रहा है? तो कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। दूसरा, कैपेसिटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी। मतलब अगर डी बढ़ाओगे, दोनों प्लेट का डिस्टेंस बढ़ाओगे तो कैपेसिटेंस क्या होगा? कम होगा। डिस्टेंस कम करोगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा। हम लोग तो पहले ही बात किए कि डिस्टेंस कम करना है, डिस्टेंस कम होगा तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा ना। तीसरा किस पे डिपेंड करता है? तो सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन नॉट, मतलब परमिटिविटी, मीडियम के परमिटिविटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। अब एक चीज तुम लोग समझो कि हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को कैसे कैसे हम लोग रख सकते हैं। एक तो दोनों सीधा ऐसा प्लेट रख दिया पैरेलल। एक काम और कर सकते हैं हम लोग, एक स्फीयर लिया, खोखला स्फीयर ऐसा, उसके ऊपर जस्ट पैरेलल में ऐसा एक और खोखला स्फीयर बना दिया। मतलब देखो बना के बता रहा हूं, एक ये स्फीयर हम लोग लिए, खोखला है, स्फेरिकल शेल। अब इसके ऊपर एक और पैरेलल, मतलब सारा डिस्टेंस सब जगह बराबर रहेगा। तो ये पैरेलल है ना दोनों, देखो यहाँ जितना डिस्टेंस है यहाँ सब बराबर, मतलब मेरा ड्राइंग ठीक नहीं है लेकिन समझ लो तुम लोग। फिर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को ऐसे ही बनाया जा सकता है। एक सिलेंडर लिए और जस्ट सेम हाइट का उसके अंदर एक और सिलेंडर डाल दिए ताकि हर साइड से इसका डिस्टेंस सेम हो। ठीक है, तो ये दोनों को भी अभी हम लोग को करना है। और सब में क्या करना है तुम लोग समझ चुके हो। चलो ठीक है, उम्मीद करते हैं तुम लोगों को समझ आ रहा होगा, कुछ छूट नहीं रहा होगा। 41 मिनट्स हो गए। अब देखा जाए स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर, कुछ भी इसमें थ्योरी और डेफिनेशन नहीं लिखा रहा हूं मैं। अब स्फेरिकल कैपेसिटर, अच्छा हाँ, एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। जैसे हाँ, हम लोग पिछले बार में उसमें हम लोग बात किए थे कि जब हम लोग पिछले एक लिए थे ना कैपेसिटर, क्या था वो टॉपिक जिसमें बताए थे कि हाँ, कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर लिए थे। तो उसमें हम लोग रेडियस निकाल के ये बताए थे कि 1 फैराड के लिए कितना बड़ा स्फेयर चाहिए। तो हम लोग उससे डिसाइड किए थे कि भाई साहब फैराड बहुत बड़ा यूनिट है। तो वैसा ही हम लोग इसमें भी कर सकते हैं। सी बराबर क्या आया है? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो ए बराबर कितना हो जाएगा? ए बराबर हो जाएगा सी इंटू डी बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब हमको इसमें अगर हम लोग पुट कर दें सी बराबर 1 फैराड रख के देखें कि कितना एरिया का प्लेट चाहिए, और डी बराबर क्या रख दें? डिस्टेंस दोनों के बीच में 1 सेंटीमीटर, जितना कम रख सकते हैं डिस्टेंस दोनों प्लेट के बीच में। तो 1 सेंटीमीटर मतलब 10⁻⁻² मीटर। ठीक है, तो अब हम एरिया निकाल के देखेंगे। तो एरिया बराबर क्या होगा? वैल्यू पुट करो, 1 फैराड सी की जगह पे क्या रखें? पहले लिख लो सी इंटू डी बाई एप्सिलॉन नॉट। तो सी कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा आपका 1 फैराड इंटू डी कितना हुआ? 10⁻⁻² मीटर। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू याद है तुम लोग को? एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है? 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसकी वैल्यू आ जाएगी 10⁹ मीटर स्क्वायर। देख रहे हो? 10⁹ मीटर स्क्वायर। इतना एरिया हमको चाहिए, 10⁹ मीटर स्क्वायर। अब 10⁹ मीटर स्क्वायर कैसे होगा? तो अगर हम लोग कोई प्लेट ले, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना एरिया, तो कितना हो जाएगा? 10⁵ इंटू 10⁴ लगभग मीटर इंटू मीटर। अब अगर इसको किलोमीटर में बदल दें तो ये क्या हो जाएगा? 10⁻² किलोमीटर इंटू 10⁻² किलोमीटर, सॉरी 1 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। मतलब ये लगभग कितना हो जा रहा है? 100 किलोमीटर, लगभग 100 किलोमीटर लेंथ रहेगा और 10 किलोमीटर
ब्रेड्थ है, ये एक अंदाजा, इसको तुम कैसे भी एडजस्ट कर सकते हो। एरिया यही देखो ना कितना है, अगर इसको किलोमीटर स्क्वायर में चेंज करोगे तो ये कितना हो जाएगा, मीटर स्क्वायर है तो 10 टू पावर 6 माइनस कर दो 3 किलोमीटर स्क्वायर, मतलब 1000 किलोमीटर स्क्वायर का प्लेट हमको चाहिए होगा एक फैराड के लिए। अब सोच लो कि फैराड कितनी बड़ी यूनिट है, ठीक है। तो इस तरीके से भी फैराड बता दिया कि फैराड बहुत बड़ी यूनिट है, वेरी लार्ज यूनिट। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देख रहे हैं स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर क्या होता है, लिखो, a spherical capacitor consists of two concentric spherical shells of inner and outer radii a and b। इनर रेडियस क्या मान ली हम लोग, a है, दो स्फीयर बनाया जाए, शेल, स्फेरिकल शेल बनाओ, इधर बना लो, ये हो गया, फिर आपका ये हो गया, ठीक है। तो बाहर वाले पे किसी एक पे प्लस रहता है, किसी एक पे माइनस रहता है, तो बाहर वाले पे क्या रख दिए हम लोग, प्लस रख दिए हैं, अंदर वाले पे क्या रख दिए हैं, माइनस रख दिए हैं, ठीक है, माइनस। ये क्या है, कंसेंट्रिक है, ठीक है। अब क्या किया जाए, अब जो भी फील्ड लाइंस वगैरह है वो सब बना लिया जाए प्लस से माइनस की तरफ, मतलब फील्ड लाइन यहाँ पे ऐसे हुआ, यहाँ पे ऐसा, ये फील्ड लाइन है ना, यहाँ पे ऐसा हुआ फील्ड लाइन, यहाँ पे ऐसा हुआ फील्ड लाइन, इधर इधर प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, ठीक है, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस। क्या बोला था कि अंदर वाले का रेडियस हमारा a है और ब्लू वाला कहाँ गया, बाहर वाले का रेडियस जो है हमारा, बाहर वाले का रेडियस b है, इसको मैंने ब्लू से लिखा है, ठीक है। तो हम लोग को यहां पे भी क्या करना है, c बराबर q बाई v, क्या होता है, c बराबर q बाई v, हाँ। तो q की वैल्यू निकालेंगे, कितना चार्ज दिए हैं, तो मान लेते हैं कि चार्ज कितना दिए हैं, q चार्ज दिए हैं। अब इसमें भी ये तो हम लोग पहले कर चुके हैं कि बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों प्लेट जो प्लेट रखे हैं, दोनों प्लेट के बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0, दोनों प्लेट के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, बीच में होगा। अब यही इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकाल लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तब हमारा पोटेंशियल निकलेगा। तो चलो अब इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकालते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम लोग गॉस का यूज करेंगे, गॉस थ्योरम का यूज करेंगे। तो देखो हम लोग यहां पे क्या करते हैं, एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करते हैं जिसका रेडियस कितना है, यहां तक का रेडियस r है, इस गॉसियन सरफेस का रेडियस, ठीक है, स्मॉल r। तो अब हम लोग जानते हैं गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, देखो ये प्लस q, ये माइनस q, तो अंदर में q चार्ज है, तो बाई गॉस थ्योरम, बाई गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम से चलो, गॉस थ्योरम क्या बोलता है, टोटल फ्लक्स फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ई डेल एस किस एरिया पे है, इज इक्वल्स टू, फिर क्या होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब ई कितना, ई तो हमको निकालना, वैसे ई हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते थे, तुमको बता रहे हैं थोड़ी देर में डायरेक्ट कैसे लिखते, कोई बात नहीं। अब ई को आप बाहर निकाल लीजिए और इंटीग्रेशन डेल एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो इंटीग्रेशन डेल एस मतलब जिस एरिया पे, तो किस एरिया पे, ये जो इमेजिनरी हम लोग गॉसियन सरफेस लिए हैं, इमेजिनरी गॉसियन सरफेस क्या है, इमेजिनरी स्फीयर है, तो स्फीयर का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो E इज इक्वल टू क्या हो गया, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, या इसको ऐसे लिख दिया जाए 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, ऐसा लिख दो इसको। ये हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते थे इस गॉसियन सरफेस के लिए, हालांकि गॉसियन सरफेस ले रहे हैं तो चलो ठीक है, गॉस थ्योरम का यूज कर लेते हैं, सरफेस तो था नहीं,
तो ऐसे भी देख के लग रहा था क्या होगा, इस सरफेस के लिए अगर हम कहीं पे लेंगे तो 1/4πε0 Q/r²। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पोटेंशियल डिफरेंस हमको निकालना है, किसके कारण निकालना है, इनर स्फीयर के कारण, मतलब किसी एक चार्ज के कारण हम लोग को निकालना, दोनों के बीच में किसी एक चार्ज के कारण हम लोग को निकालना रहता। तो पहले भी हम लोग वही किए थे। E की वैल्यू मिल गई। तो अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अब तो यहाँ यूनिफॉर्म नहीं है, तो V बराबर हम लोग क्या बोलेंगे, माइनस E dr, कहां से, A से B। A से B क्यों लिखे हैं हम लोग, इसका A और इसका रेडियस B, तो ये दोनों इस बीच में, इस रीजन के बीच में, इस रीजन के बीच में, तो A और B के बीच में हम लोग को निकालना है। ठीक है, अब इसमें E की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो माइनस BA कितने टाइम हो गए, 50 मिनट, जल्दी करते हैं, 1/4πε0, फिर उसके बाद Q/r² dr। चलो माइनस है बाहर, Q/4πε0 को निकाल लो और 1/r² बचा है, इसको भेज दोगे r को ऊपर, तो r का पावर -2 dr, इसको इंटीग्रेट करो, माइनस Q/4πε0 इंटीग्रेट, अच्छा a से b ना, a से b लिख लो, a से b। अच्छा यहाँ एक चीज और मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूं, ये फॉर्मूले को हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, तो वेक्टर फॉर्म में अगर लिखोगे E डॉट dr, इसको मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, E डॉट dr, तो क्या हो जाएगा, E dr cos थीटा। अब थीटा कितना है E और dr के बीच में, तो देखो E का डायरेक्शन इधर है, बाहर से अंदर, और dr किधर है, डिस्टेंस r हम लोग इधर से इधर ले रहे हैं ना, तो मतलब E का डायरेक्शन इधर है और r का dr का डायरेक्शन इधर है, इनके बीच में E का डायरेक्शन ऐसा है और dr ऐसा है, यहां से यहां। ठीक है, तो दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 180 डिग्री बन रहा है, बाहर में माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस E dr -1, माइनस माइनस आगे प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन E dr, a से b, a से b, a से b, समझ गए। E और dr के बीच में देखो ना भाई, E इधर से इधर और dr नीचे से, हम सेंटर की तरफ से जा रहे हैं, इधर से उधर, जस्ट अपोजिट है E और dr, तो इसीलिए दोनों के बीच में 180, तो जो बाहर फॉर्मूला वाला माइनस था वो कैंसिल हो गया, तो ये माइनस हम लोग यहाँ पे अब नहीं रखेंगे, माइनस को अब हम लोग हटा देंगे। अब इसका अगर हम लोग कर देते हैं इंटीग्रेट, तो क्या हो जाएगा, r का पावर -2 + 1 अपॉन r का पावर नीचे -2 + 1, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला से कौन सा फॉर्मूला, x का पावर n dx, इंटीग्रेशन क्या होता है, x का पावर n+1/n+1, वही फॉर्मूला लगाया यहाँ पे मैंने। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस नहीं रहेगा, माइनस हट गया, माइनस कैसे हटा यहाँ दिखा दिया, देख लो, Q/4πε0, और ये क्या हो जाएगा, r का पावर -1 अपॉन -1, तो r का पावर -1 अपॉन -1 क्या होगा, माइनस r का पावर 1, -1/r, और लिमिट कहां से कहां, a से b, a से b। अब इस माइनस को निकाल लो तुम लोग बाहर, तो ये क्या हो जाएगा, -Q/4πε0, और अंदर में क्या हो जाएगा, 1/b माइनस 1/a, और अगर इस माइनस का इंटू कर दो तो ये क्या हो जाएगा, इस माइनस का अगर इंटू कर दो 1/4πε0, सॉरी Q/4πε0, अंदर में हो जाएगा 1/a माइनस 1/b। ठीक है, 1/a माइनस 1/b। यहाँ माइनस कैसे हटा मैंने दिखा दिया, E डॉट dr होता है वेक्टर, और दोनों के बीच E dr cos थीटा होगा, और दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री। ठीक, अब मैं इसको नोट कर लो तुम लोग, इसको मैं मिटा देता हूं, ये वैल्यू हम लोग पता है, अब सीधा यहाँ पुट कर देते हैं, Q/V की वैल्यू कितना है, Q/4πε0 1/a माइनस 1/b, Q खत्म हो गया, 4πε0 ऊपर चला जाएगा, तो C बराबर कितना हो गया, 4πε0 अपॉन 1/a माइनस 1/b। ठीक है, समझ गए, ये आ गया। या इसको और सॉल्व कर लोगे तो क्या लिखोगे, 4πε0 अपॉन, इसको सॉल्व करो, नीचे आया ab, और ये b माइनस a हो जाएगा, और ये ab को अब ऊपर भेज दो, तो ab यहाँ हो गया, ab/b माइनस a। अब ये किसका कैपेसिटर हो गया, कैपेसिटेंस हो गया, स्फेरिकल कैपेसिटर का।
जल्दी जल्दी एक लास्ट बचा है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, उसको हम लोग जल्दी से जल्दी पूरा कर लेते हैं, थोड़ा सा और टाइम बचा अपने पास। सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर देख लेते हैं। एक सिलेंडर बना लिया जाए, उसके अंदर एक और सिलेंडर बना लिया जाए, ठीक है। सेम पहले जैसा करते हैं, एक का रेडियस ए है और दूसरे का रेडियस बी है, ठीक है। एक का रेडियस ए और दूसरे का रेडियस बी है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें भी वही गॉस लगाएंगे, एक गॉसियन सरफेस हम लोग इमेजिन कर लेते हैं। इसका रेडियस क्या है, आर, पहले बार की तरह, ठीक है। तो अब हम लोग को सीधा सबसे पहले क्या किए थे, गॉस वाला हम लोग यूज किए थे। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या मान लेते हैं कि इसमें लीनियर चार्ज डेंसिटी, सिलेंडर में ऐसा लाइन 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 में चार्ज है, बहुत सारा चार्ज रखा है। चार्ज डेंसिटी कितना, इसमें पूरा प्लस है, बाहर वाले में प्लस है, अंदर वाले में माइनस है, ठीक है। फील्ड इधर से इधर, सब साइड से ऐसा, हर साइड से अंदर की तरफ आता है वो फील्ड, ठीक है। इसमें मैं ज्यादा डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, बुक में देख लेना, बस समझ लो, समझा देता हूँ बस अच्छे से। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है इसको, कि गॉस थ्योरम लगाना है, बाई गॉस थ्योरम, बाई गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम लगाओ, पाई ई बराबर क्या होगा, ई डेल एस, ई डेल एस होता है ना, हाँ, बराबर चार्ज हम लोग क्या दिए, क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू, तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। हम लोग मान लेते हैं यहाँ लीनियर चार्ज सब पे, हर साइड सिलेंडर, इधर से लाइन इधर से लाइन। अब ये तो चार्ज तुम लोग गॉस सिलेंड्रिकल पहले भी सीखे हो, जैसे निकालना चाहो वैसे निकाल लो। मान लो इसका लेंथ एल है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या किया जाए, क्यूब चार्ज डेंसिटी मान लेते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी है, ऐसा लाइन 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 पूरे सर्कमफेरेंस में फैला हुआ है लाइन, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बाई एल। तो यहां से चार्ज बराबर क्या हो जाएगा, लेमडा एल, ठीक है। तो अब देखो हम लोग इसको करते हैं, ई आ गया बाहर और ये डेल एस। अब डेल एस कितना होगा, तो डेल एस मतलब कहां पे है, कौन सा सरफेस है, तो पूरा कर्व सरफेस एरिया है। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एच, कर्व सरफेस एरिया है ना पूरा, कर्व सरफेस एरिया पे इधर इधर से फील्ड है पूरा, तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच, और एच माने हाइट ऑफ सिलेंडर, तो 2 पाई आर एल हो जाएगा, इज इक्वल्स टू क्यू की जगह क्या लिखोगे, लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समझ आ रहा है। तो E बराबर क्या हो गया, E बराबर हो गया एल, एल खत्म हो गया, और E बराबर हो गया लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इसका हम लोग निकाल चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में। तो हम लोग को यहाँ पे E मिल गया, ठीक है। E याद रखोगे, इधर लिख लेता हूँ, E जगह कम है अपने पास, लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक। अब चलो आते हैं, क्या निकालना था हम लोग, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस के लिए पहले Q बाई V, तो V निकालना है पहले। तो V बराबर क्या होता है, माइनस A से B, इंफिनिटी से R होता था, यहाँ A से B, इससे इसके बीच में देखना है, तो A से B E डॉट डी आर। अब देखो यहाँ भी E अंदर की तरफ, डी आर बाहर की तरफ, ये सिलेंडर है ना, तो E किधर है, प्लस से माइनस अंदर की तरफ है, और डी आर बाहर की तरफ है। समझ आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ई डी आर कॉस 180 डिग्री, और कॉस 180 कितना होता है, कॉस 180 माइनस 1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ए से बी ई डी आर हो जाएगा। V बराबर क्या लिखा जाए, ई डी आर, तो E की जगह पे E का वैल्यू लिखो, लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, E की जगह पे लिख दिए, फिर डी आर, और ये कहां से कहां
ए से बी। अब जो कांस्टेंट है उसको निकाल लो बाहर। कांस्टेंट क्या है? लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो अंदर में क्या बचा? 1 बाई आर डी आर। कहां से कहां? ए से बी। ठीक है। 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स डी एक्स क्या होता है? लॉग एक्स। ई बेस का लॉग क्या लिखते हैं? एल एन। ठीक है। ई बेस लॉग को क्या लिखते हैं हम लोग? एल एन लिखते हैं। ये तो याद है ना तुम लोग को? तो एल एन एक्स। तो अब यहां देखो, लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका क्या हो गया? एल एन आर। 1 बाई आर डी आर का 1 बाई एक्स डी एक्स का एल एन एक्स, तो 1 बाई आर डी आर का एल एन आर। और लिमिट कहां से कहां? बी से ए। तो ये क्या हो जाएगा? लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल एन बी माइनस, एक में यहां उल्टा लिख दिया क्या? ए से बी। एल एन बी माइनस एल एन ए, लॉग बी माइनस लॉग ए। ये हमको मिल गया v का वैल्यू। समझ आ रहा है? और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? v बराबर ये भी लिख सकते हैं। अब देखो, log b माइनस log a बराबर क्या होता है? log a बाई b होता है। तो चलो इसको भी यूज करके यहाँ पे लिख लेते हैं। लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर आपका क्या हो जाएगा? एल एन, लॉग एल एन क्या है? b बाई ए। b माइनस ए है तो b बाई ए। यहाँ पे इधर मिटा रहा हूं, देख लो। तो अब हम लोग कैपेसिटेंस से इधर C बराबर Q बाई V। वैल्यू पुट करो। Q कितना है? तो Q बराबर यहाँ हम लोग निकाले थे कि लेमडा बराबर क्या था? Q बाई L। तो Q बराबर क्या हो जाएगा? लेमडा L। तो Q की जगह पे हम लोग क्या लिख देते हैं? लेमडा L लिख देते हैं। और V की जगह पे जो आया है लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल एन बी बाई ए। तो ये लेमडा लेमडा खत्म, तो क्या हो जाएगा? 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल अपॉन एल एन बी बाई ए। ठीक है। एल एन बी बाई ए, ये किसका कैपेसिटेंस हो गया? स्फेरिकल कैपेसिटर का। देख लो किस पे डिपेंड करता है? लेंथ पे और रेडियस पे डिपेंड करता है। ठीक है। चलो ठीक है, आज यही हम लोग रोकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। अच्छा, एक चीज और इसमें मिस हो रहा है, लिख लेना। कैपेसिटर का सिंबल ऐसा होता है, ऐसा जहां लिखा रहेगा वो कैपेसिटर है। ये कांस्टेंट कैपेसिटर है, फिक्स्ड। और कहीं पे अगर ऐसा लिखा रहे, इसको काट दिया रहे, तो ये वेरिएबल कैपेसिटर का साइन ये फिक्स कैपेसिटर का, और ये वेरिएबल कैपेसिटर का साइन है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पढ़ेंगे और फिर उसके बाद डाई इलेक्ट्रिक्स पढ़ेंगे। चलो ठीक है, आज यहीं पे बंद करते हैं। थैंक यू।